क्या आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीठा पानी पी रही है और इस मीठे पानी को पीने से वो हमारी एक कंपटीटर बन रही है। हमारी दुनिया में जितना भी पानी है जो समंदरों में है, जो बारिशों के जरिए हम तक पहुंचता है, उसका सिर्फ 0.7% बल्कि इससे भी कम हमें मीठे पानी की शक्ल में दस्तयाब है। और अगर इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी कंपटीटर बन जाएगी तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। लेकिन जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उसके डेटा सेंटर्स खुल रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी मीठे पानी की तलब भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फैलाव को देखना चाहते हैं तो मैं सिर्फ आपको कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए बता सकता हूं कि जब पहली मर्तबा चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया तो चैट जीपीटी ने पहले 5 दिनों में 10 लाख सब्सक्राइबर हासिल किए, जबकि 2 महीनों में उसके सब्सक्राइबर तकरीबन 10 करोड़ तक पहुंच चुके थे। फेसबुक ने इतने ही सब्सक्राइबर 4.5 सालों में हासिल किए, जबकि उसके बाद आने वाले इंस्टाग्राम ने इतने ही सब्सक्राइबर 2.5 सालों में हासिल किए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्पीड 10 से लेकर 50 गुना ज़्यादा है फैलने की, और ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है तो उतने ही इसको रिसोर्सेज भी चाहिए। मैं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुकाबला करूं तेल इकोनॉमी से, ऑयल इकोनॉमी से, तो एक तरफ एआई इकोनॉमी है और एक तरफ ऑयल इकोनॉमी है जिस पर इस वक्त भी जंगें हो रही हैं। 2030 में मुख्तलिफ थिंक टैंक्स के मुताबिक, और इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी है और उसके अलावा भी बहुत से थिंक टैंक्स हैं, वो ये कहते हैं कि जो ऑयल इकोनॉमी होगी वो तकरीबन $5 ट्रिलियन की होगी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इकोनॉमी होगी वो 15 से 20 ट्रिलियन डॉलर्स की होगी। यानी ऑयल इकोनॉमी से तकरीबन 3 से 4 गुना ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इकोनॉमी होगी। इसका बबल आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलती है चिप्स के ज़रिए, और चिप्स को चलने के लिए एक्सेलरेटर्स में मुख्तलिफ किस्म के एआई डेटा सेंटर्स में चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की ज़रूरत होती है। एक आम चिप तकरीबन 350 से लेकर 1000 वाट लेती है, और मज़े की बात यह है कि जितनी भी एनर्जी इस चिप को दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, वो काम के बाद हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी चिप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर रही है, और इसकी वजह से मशीनें गर्म होना शुरू हो जाती हैं। मैं आपको एक छोटा सा अंदाज़ा देने के लिए बता रहा हूँ कि एक आम एआई सर्वर में तकरीबन 8 चिप्स लगती हैं। फ़र्ज़ कीजिए एक चिप की जो पावर है, जो यूजेज है, वो 1000 वाट है। एक एडवांस एआई रैक में, जिसमें जो सर्वर से बड़ा होता है, उसमें 72 चिप्स लगती हैं। अगर हम आज के डाटा सेंटर्स को देखें, जो छोटे डाटा सेंटर्स हैं, उनमें हजारों चिप्स मौजूद होती हैं, लेकिन अगर हम मीडियम डाटा सेंटर्स को देखें तो उसमें लाखों चिप्स मौजूद हो सकती हैं, सर्वर्स में, रैक्स में, एआई कैबिनेट्स में। लेकिन ऐसे सर्वर्स, ऐसे डाटा सेंटर्स जो दुबई में हैं, जो बड़ी बड़ी जगहों पर हैं, उनमें दसियों लाखों चिप्स मौजूद होती हैं। तो जब ये दसियों लाखों चिप्स एक हॉल में हीट प्रोड्यूस कर रही होती हैं तो ऐसे लगता है कि उस हॉल में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों हीटर्स लगा दिए जाते हैं, जो कि हम घरों में आम यूज करते हैं। मैं आपको एक डॉक्टर साहब की तरफ लेकर चलता हूँ, उनकी रिसर्च की तरफ लेकर चलता हूँ। डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर फरजाद हाशमी। 2025 की ये रिसर्च है और ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बताया है कि एआई सेंटर की वजह से जहाँ पर भी एआई सेंटर्स होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और इस इफेक्ट को डाटा हीट आइलैंड कहते हैं। हमने हीट आइलैंड की बात की थी कि जहाँ पे कंक्रीट होते हैं पहली वीडियोस में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और हमारे शहर गर्म होते जा रहे हैं, जैसा स्लैब गर्म होती है। बिल्कुल इसी तरीके से जहाँ जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बड़े बड़े डाटा सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर भी इन चिप्स की वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि एक बड़े एआई डाटा सेंटर के इर्द गिर्द जो हीट है वो तकरीबन 9.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा देती है लोकल जोन का। 9.1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अगर एक जगह का टेम्परेचर है 20 डिग्री और वहाँ पर आपने एक डाटा सेंटर लगा दिया एआई का, तो अब वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 29.1 डिग्री सेंटीग्रेड उस इलाके का और उसके मज़ाफ़ाती इलाके का हो जाएगा। इसलिए इर्द गिर्द के लोगों को और उस इलाके को बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेशन की, ठंडक की ज़रूरत होती है,
और इसी वजह से रेफ्रिजरेशन के लिए जो कूलिंग के सिस्टम है वो 150% ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। ये इनकी रिसर्च है और इनके रिसर्च पेपर को मैं यहाँ पर आपके लिए दिखा भी रहा हूँ, आप जाके इनके रिसर्च पेपर को पढ़ भी सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं बड़े बड़े इस डेटा सेंटर की, तो उस वक्त MIT के एक और प्रोफेसर डॉक्टर रेंडा ये कहते हैं कि जो चिप्स बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही होती है उनको ठंडा करने के लिए हमें कूलिंग सिस्टम्स लगाने पड़ते हैं। ये कूलिंग सिस्टम 40% तक जो एनर्जी आती है किसी भी डेटा सेंटर में, उसमें 40% तक एनर्जी सिर्फ इस ठंडक के निज़ाम को दिया जाता है। इसमें वाटर पंपिंग स्टेशंस भी होते हैं, कूलिंग स्टेशंस भी होते हैं। और एक आम डेटा सेंटर इतना पानी इस्तेमाल करता है अपने एटमॉस्फेयर को ठंडा रखने के लिए ताकि वहाँ पर ये चिप्स काम कर सकें, जो कि 50,000 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपने अगर एक डेटा सेंटर लगाया AI का और एक कस्बा बसाया जिसमें 50,000 लोग हैं, तो उनको एक बराबर पानी चाहिए। और मज़े की बात यह है कि पानी जो हम उनको दे रहे हैं ये फ्रेश वाटर है, ये वही पानी है जो नहरों से आ रहा है, ये वही पानी है ज़मीन से जो पीने के लिए निकाला जा रहा है, ये फ्रेश वाटर है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा पानी पी रही है और उसे ख़त्म कर रही है। ये एक बहुत मेजर कंसर्न था, लेकिन इस कंसर्न को अब पहली मर्तबा चाइना ने रिजॉल्व किया है। चाइना की एक कंपनी ने समंदर के अंदर डेटा सेंटर्स को बनाया है और कुछ डेटा सेंटर्स को वहाँ पर ले जाया गया है। मैं आपको यहाँ पर एक डेटा सेंटर दिखा रहा हूँ जिसे अंडर सी डेटा सेंटर UDC कहा जाता है। और इस डेटा सेंटर को ज़मीन पर बनाया गया और फिर समंदर की तह में रख दिया गया ताकि इससे फ्रेश वाटर ठंडा ना कर सके, बल्कि इसकी कूलिंग हो सी वाटर से। और जब इसे समंदर के अंदर रखा गया तो इस डेटा सेंटर की, क्योंकि इसकी कूलिंग बहुत अच्छी हुई तो इसकी चिप्स ने ज़्यादा काम किया, 30% के करीब इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ गई। तो एक फ़ायदा हमें यह हुआ कि अब हमें फ्रेश वाटर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है इस डेटा सेंटर को ठंडा रखने के लिए या इसके मज़ाफ़ात को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि सी वाटर ये काम कर रहा है। और उसके साथ साथ सी वाटर जो है वो क्योंकि बाउंडेड सिस्टम में नहीं है, क्लोज सिस्टम में नहीं है, तो इसलिए वो पूरा सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर भी नहीं लेके जा रहा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये तजर्बा शिंगवा यूनिवर्सिटी ने किया है। शिंगवा यूनिवर्सिटी इनकी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो इस किस्म की क्रिएटिव काम करती रहती है। और इस एक तजर्बे से उन्होंने तकरीबन 1,50,000 टन सालाना पानी की, फ्रेश पानी की बचत की है, जो कि अब लोगों को पीने के लिए दस्तयाब है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो कंपनी इसे बना रही है शिंगवा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, उसका नाम है हाईलैंडर। और हाईलैंडर ने ये जो कैबिन बनाया है जिसका वज़न 1300 टन है, इसे जब सी फ्लोर पर रखा गया तो उसके बाद इसकी बहुत सी टेस्टिंग की गई। और उसके बाद शिंगवा यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा कि ये तजुर्बा तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब इससे आगे भी हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी जो एनर्जी इस पूरे सिस्टम को, अंडर सी AI डेटा सिस्टम को, सेंटर को चाहिए, उस एनर्जी को भी हमें ग्रीन एनर्जी बनाने की ज़रूरत है। इसलिए जहाँ पर डेटा सेंटर समंदर में रखे गए हैं वहाँ पर करीबी जो साहिल हैं, जो शोर हैं, और वहाँ ग्रीन एनर्जी के सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे विंड मिल्स लगाई जा रही हैं, वहाँ पे सोलर पार्क्स बनाए जा रहे हैं, ताकि जो एनर्जी चाहिए वो भी ऑयल के ज़रिए, फ्यूल ऑयल के ज़रिए, हाइड्रोकार्बन के ज़रिए ना मिले, बल्कि वो भी ग्रीन एनर्जी हो। और उसके बाद जो पानी का इस्तेमाल किया जाए वो फ्रेश वाटर ना हो, बल्कि वो सी वाटर हो। ये एक ऐसा ट्रेंड है जो कि बहुत नया है और रिसेंटली अभी ये पहली मरतबा दिखाया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि अब जितने भी डेटा सेंटर्स बनेंगे वो ज़मीन पर नहीं बनेंगे, क्योंकि ज़मीन पर पानी पहले ही बहुत कम मौजूद है। पाकिस्तान में भी हमारे पास साहली पट्टी बहुत बड़ी है और साहली पट्टी के साथ हम डेटा सेंटर्स बना सकते हैं। हम कराची से लेकर गवादर तक और उससे आगे पसनी तक भी डेटा सेंटर्स बना सकते हैं। ये वो जगह है जो कि फ्यूचर में हमारा AI फुटप्रिंट इन इलाकों में बहुत ज़्यादा होगा। ये वीडियो थी थिंक टैंक के लिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।